मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा और मरूंगा भी तो उन्हीं के लिए। याद है ना मैंने कैसे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। याद रखना, ब्राह्मणों ने यूपी में बसपा की सरकार बनवाई थी, इसलिए हमारा कोई नेता उनकी मदद के लिए कभी नहीं जाएगा। सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग वालों, ये गाड़ी मेरे भतीजे संतोष सोनकर की है, इसलिए इससे परेशान न किया जाए। लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये सारी बातें, ये सभी बयानबाजियां और सिर्फ नफरत भरी स्वार्थपरक राजनीतिक भाषणों की इन सभी लाइनों को सुनकर सामने उभरती है तस्वीर उस समाजवाद के चोले को ओढ़कर पीडीए की भलाई का ढोल पीटने वाली समाजवादी पार्टी की सत्ता में संचालित होने वाली यूपी की, जहां प्रशासन बिल्कुल नगण्य था, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती थीं और छुटभइये नेता खुद को ही डीएम और एसपी के ऊपर मानते थे और सूबे में होता था कुशासन चलाने का गंदा खेल। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कटाक्ष करने और वार करने की जुगत में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां सुल्तानपुर डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर वो सवाल उठाते हुए उसे हत्या करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक्स पर पोस्ट करते हुए कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और दलितों व पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव खुद साल 2012 से लेकर साल 2017 के बीच पहली और अभी तक आखिरी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा उनके पिता मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नरसंहार करने का काम इन्हीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इतना हुआ कि उसका हिसाब करने बैठें तो शायद बही खाता भी छोटा पड़ जाएगा। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे सपा सरकार के उन काले कारनामों की जिनके चलते यूपी की जमीन कई बार लाल हुई और कानून को खुद यहां शर्मिंदा होना पड़ा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस अयोध्या की जो फैजाबाद की उस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से आज सपा के अवधेश प्रसाद सांसद हैं और उसे जीतकर अखिलेश यादव ने यह मान लिया कि वो अयोध्या जीत गए और राजा बन गए हैं। बात है साल 1990 की, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 30 अक्टूबर 1990 का वो दिन जब अयोध्या में कार सेवकों के साथ साथ साधु संतों का जमावड़ा राम मंदिर के स्थान पर बने बाबरी मस्जिद का विवाद जो था उसके लिए इकट्ठा हुए थे और वो अपने चरम पर था। उस समय जब उन्मादित हुई भीड़ हनुमानगढ़ी इलाके में बड़ी संख्या में जमा हो चुकी थी और पुलिस वैन के जरिए बैरिकेडिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया गया था, तो तभी लखनऊ से उन राम भक्तों पर गोलियां चलाने का फरमान जारी कर दिया जाता है और पुलिस फायरिंग करना शुरू कर देती है। और पुलिस की फायरिंग और भगदड़ में न जाने कितने राम भक्तों की मौत हुई, जिसका अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका। इस काले कारनामे के 2 दिन भी नहीं बीते थे कि 2 नवंबर 1990 को एक बार फिर से हिंदुओं द्वारा प्रतिरोध मार्च किया गया, जिसमें कार सेवकों के साथ साथ उमा भारती, अशोक सिंघल जैसे नेताओं की अगुवाई थी। वहीं भीड़ आगे बढ़ रही थी। हनुमानगढ़ी के पास लाल कोठी में मौजूद सकरी गली में भीड़ दाखिल हुई तो सामने पुलिस अपने साजो सामान के साथ लैस और पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी। पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। भीड़ आगे बढ़ी, भीड़ फिर भी न रुकी तो सूबे की राजधानी से फिर से आदेश आया, फायर। पुलिस की बंदूकों ने आग उगली और उस नरसंहार में कोठारी बंधुओं सहित अनगिनत हिंदुओं की मौत हुई जो अलग अलग जातियों के थे। मुलायम सिंह यादव के इस कांड के चलते यूपी की जनता ने सत्ता बदल दी और फिर विधानसभा चुनाव हुए तो कल्याण सिंह सूबे के नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद बारी आती है 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड की। साल 1993 में भाजपा को टक्कर देने के लिए सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया और उसके बाद चुनाव लड़ा था। उस वक्त उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था।
तब विधानसभा की 422 सीटों में से 256 सीटों पर सपा और 164 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा, जिसमें सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें जीतने में कामयाबी मिली और मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। मगर आगे चलकर दोनों दलों में कुछ अनबन हुई और मायावती ने अपनी पार्टी का समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद भाजपा और बसपा के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज होने लगी। वहीं इस बात से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मायावती और उनकी पार्टी से नाराज हो गए, जिसके बाद 2 जून 1995 को लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने वाली मायावती पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। इस दौरान मायावती के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की और सिर्फ बदसलूकी ही नहीं की, बल्कि कहा यह भी जाता है कि उस समय सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मारा भी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। गेस्ट हाउस का यह कांड यूपी की राजनीति और इतिहास पर एक कलंक की तरह अंकित हो गया। इसके अलावा 1994 के खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा कांड के काले पन्ने भी मुलायम सिंह यादव के उन काले कारनामों के रूप में अंकित हैं, जिसमें लोगों को सरकारी गोलियों का इस्तेमाल करते हुए मौत के घाट उतारा गया था। अब हम समाजवादी पार्टी और साल 2012 में सूबे के सबसे युवा सीएम बने अखिलेश यादव के उस कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं, जिस दौरान यूपी में दंगों का पूरी तरीके से बोलबाला था और यूपी दंगों का प्रदेश बन गया था। इस दौरान अखिलेश यादव जब प्रदेश के सीएम बने तो यूपी के लोगों को लगा कि वो अब नई सोच के साथ काम करेंगे और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरीके से नहीं रहेंगे और यूपी का विकास करेंगे। यद्यपि उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनके विकास के प्रयासों से अधिक गहरी छवि बनी उन दंगों की, जिसको लेकर उन्होंने तो चुप्पी साध ली। लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने 1990 के अपने उस अयोध्या कांड की सामूहिक रूप से लोगों को याद दिला दी, जिसके दौरान उन्होंने पुलिस की गोलियों से कारसेवकों को मरवाया था। साल 2012 से साल 2017 के बीच यूपी में कई दंगे हुए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा मुजफ्फरनगर के उस दंगे की हुई, जिसे लेकर मुलायम सिंह यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के मौके पर साल 2013 में पार्टी ऑफिस में 1990 में खुद के बतौर मुख्यमंत्री रहे विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बाबरी मस्जिद तोड़ने और राम मंदिर बनाने के मकसद से अयोध्या पहुंचे कारसेवकों पर गोलियां चलवाने का जिक्र किया था। वहीं इस मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर जब पुलिस ने दंगे के पहले दिन इस दंगे के 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो उस समय पुलिस के पास लखनऊ से सपा के तत्कालीन रसूखदार बड़े नेता आजम खान का फोन आता है और पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि 7 अपराधियों को, 7 आरोपियों को छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। इसका खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के सामने आने के बाद आजम खान ने इससे पल्ला झाड़ते हुए इसे गलत बताया था। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते साफ तौर पर यह कहा था कि मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा और मरूंगा भी उन्हीं के लिए। इसके अलावा समाजवाद का दावा करने वाली इसी समाजवादी पार्टी का खुलासा करते हुए साल 2012 में सामना नामक एक हिंदी पत्र ने खबर छापी थी, जिसमें बताया गया था कि अखिलेश यादव ने सीएम बनने के बाद अपने विधायकों और मंत्रियों को हिदायत दे रखी थी कि पूर्ववर्ती बसपा की मायावती की सरकार बनवाने में ब्राह्मणों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतने दो, इसलिए उनकी किसी भी कीमत पर कभी भी जरूरत पड़ने पर मदद नहीं की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को पिछड़ों और दलितों का हितैषी बता रहे हैं और साथ ही साथ फैजाबाद यानी कि जो अयोध्या जिसे मान रहे हैं, फैजाबाद सीट को जीतने के बाद पूरी तरीके से फैजाबाद यूपी पर अपना कब्जा मान रहे हैं, अयोध्या पर अपना कब्जा मान रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के फैजाबाद सीट के वर्तमान सांसद और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान समाज कल्याण मंत्री रहे अवधेश प्रसाद ने साल 2013 में भाजपा के रघुनंदन भदौरिया के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि मुस्लिम लड़कियों की तरह निर्धन हिंदू या अन्य वर्ग की लड़कियों के लिए अनुदान देने की कोई योजना नहीं है। यानी कि सपा सरकार के पास हिंदू लड़कियों के लिए कोई योजना नहीं थी।
आज अखिलेश यादव जो लगातार सीएम योगी और भाजपा को घेरने की फिराक में लगे हुए हैं और पीडीए की राजनीति के सहारे सत्ता में वापसी करने का स्वप्न देख रहे हैं, वो अपने अथवा अपनी पार्टी के विभिन्न कार्यकालों को भूल गए हैं, जिसके पन्ने चीख चीख कर आज भी ये पूछ रहे हैं कि कहां है वो असली समाजवाद जिसे आप सभी के हितार्थ दिखाना चाहते हैं। एक वक्त था जब यूपी में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे थानों के बाहर लगाए जाते थे और यूपी पुलिस को सपा के मंत्री जी की भैंसों को ढूंढने के काम में लगा दिया जाता था। वहीं पुलिस आज जब अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है तो सपा में सुबुगाहट होने लगती है और जाति जाति चिल्लाकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उन्हें पीडीए की राजनीति के तहत धोखे में रखा जाता है। मैं यहां यह नहीं कहता कि कोई पूरी तरीके से सही है अथवा कोई पूरी तरीके से गलत है, लेकिन यदि सरकार अथवा किसी सरकारी महकमे ने कुछ भी गलत किया है और उसके हम विरुद्ध हैं तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इस मुद्दे और आज की स्पेशल स्टोरी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।